हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके 2 से 3 दिन यहाँ पर बाकी हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए। तो आपका ये यहाँ पर 24 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ऑलरेडी हमने आपको 23 जो वीडियोस हैं प्रोवाइड करा दिए हैं, जो कि अगर आप लोगों ने नहीं देखे हुए हैं तो जाकर के देखेंगे तो प्लेलिस्ट में सारा कुछ आपको मिल जाना है। तो चलिए यहाँ पर आज शुरू करेंगे आपका 24th वीडियो, जिसके आपका रिकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर करवा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बस वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करके आपको शुरुआत करनी है। पहला क्वेश्चन है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को आबाद रूप से मानने और जो आवरण करने का प्रचार प्रसार करने का अधिकार होता है वो आपका किस अनुच्छेद में दिया जाता है। अनुच्छेद यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया किस अनुच्छेद में, यानी आर्टिकल पूछा है। तो सभी को पता होगा कि जो अनुच्छेद 25 यानी कि आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 यानी 25 से जो 28 अनुच्छेद होते हैं वो आपके धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड होता है, यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है वो अनुच्छेद 25 से 28 में मिलता है। अनुच्छेद जो आपका 23 से 24 होता है, यानी कि 23 और 24 होता है, ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। 19 से लेकर के 22 तक जो होता है ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार होता है। और 14 से लेकर के जो 18 होता है वो आपका होता है समानता यानी कि समता का अधिकार। तो इन ये जो सारे आपके आर्टिकल बताए ये सभी आ जाते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है जो ये होते हैं ये सारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और जो मौलिक अधिकार आपसे पूछे जाएं लिए कहाँ से गए, तो मौलिक अधिकार आपके यूएसए से लिए गए। और अगर आपके वही मौलिक कर्तव्यों की अगर बात कर ली जाती तो वो लिए गए हैं रूस से। और रूस से और क्या चीज़ ली गई है, तो जो पंचवर्षीय योजना होती है आपकी वो भी जो है रूस से ली गई है। और पहली पंचवर्षीय योजना जो आपकी है 1951 में शुरू हुई थी। और पहली जो थी यहाँ पर उसका मॉडल कभी पूछ देते हैं तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली वाली पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से लेकर 1951 से लेकर के 56 तक चलती है। दूसरी फिर जो आपकी आई हुई थी वो थी महालनोबिस मॉडल पर, दूसरे का भी क्योंकि मॉडल भी कई बार पूछ देते हैं, तो दूसरी जो थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित रही थी यहाँ पर। और कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक भारत में लागू हुई हैं। और जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर के 2017 तक रही हुई थी। तो क्वेश्चन आपका था धर्म का प्रचार प्रसार करने का, तो अनुच्छेद जो 25 होता है ये आपको आज़ादी देता है, जो कि अंतःकरण की धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता होती है वो दी जाती है अनुच्छेद 25 के अनुसार। और 25 से 28 जो होता है पूरा आर्टिकल ये धार्मिक स्वतंत्रता से ही संबंधित आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1983 में वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन भारत में किसने बनाए हुए थे। यानी भारत में क्या आपका टोटल ही पूछा गया कि जो 1983 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें सबसे ज़्यादा रन किसके द्वारा बनाए गए, तो डेविड गावर इसका राइट आंसर था, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए थे 1983 के वर्ल्ड कप में। ये 384 रहे हुए थे। और भारत की तरफ से जो सबसे ज़्यादा रन मत पूछे जाए किसने बनाए, तो भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन जो है कपिल देव ने बनाए हुए थे। और बाकी इसका विजेता की बात करें तो ये रहा हुआ था भारत 1983 में, जब कपिल देव भारत के कप्तान हुआ करते थे। उसके बाद आता है 2011। और 2011 के अंदर जो था वो उस समय महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और उन्होंने जिताया था इंडिया को वर्ल्ड कप। और आपका देखिए अब 2023 का चल रहा है, उसके बाद से शायद लगता है कि यहाँ पर इंडिया इस बार फिर से आपका विजेता होगा, यानी कि विनर होगा। और इस बार के जो कप्तान हैं वो हैं रोहित शर्मा। सभी लोग मैच देख रहे होंगे, बिल्कुल सबके कयास लगे होंगे कौन कौन वर्ल्ड कप में आपका बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है कि इंडिया इस बार जीत जाएगी। आपके क्या व्यू है कमेंट करके आप लोग बताइए। देखिए क्योंकि सभी लोग आई होप कि मैच भी देख लेते होंगे, बीच बीच में स्कोर ही चेक कर रहे होंगे आप लोग जब वर्ल्ड कप चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट है कि तेलंगाना का कौन सा त्योहार है जो देवी काली को समर्पित है। देखिए बोनालू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि जो बोनालू त्योहार है वो भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है, किस राज्य से संबंधित है, तो फिर वो आपका तेलंगाना राइट आंसर हो जाता है। इसमें पूजा किसके की जाती है ये भी आपको इम्पोर्टेंट बनता है। तो पूजा जो की जाती है वो काली देवी की करी जाती है।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है। और ये मनाया कब जाता है, कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। अगर आपसे कभी हिंदी माह पूछ लेता है तो फिर आषाढ़ के माह में मनाया जाता है। और 2014 में जो है तेलंगाना के नए राज्य का गठन हुआ था। 2014 को देखिए 2 जून 2014 को जो है इसका गठन हुआ था तेलंगाना का, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक आपका स्वतंत्र रूप से राज्य बना हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है। देखिए अलकनंदा हो गई और भागीरथी जो इनका संगम होता है वो देवप्रयाग नामक स्थान पर होता है, यानी कि देवप्रयाग में इन दोनों का संगम होता है। देवप्रयाग क्या है कि भारत के जो है उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर होता है और ये पंचप्रयाग में से एक है। और यहाँ पर अलकनंदा नदी जो है और भागीरथी नदी का संगम यहाँ पर होता है, तो ये यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का अन्य नाम क्या है। देखिए ये सोडियम जो हाइड्रो ऑक्साइड आपसे पूछा गया ये होता है NaOH का होल टॉइस। कई बार क्या होता है कि रासायनिक आपको सूत्र देते हैं, रासायनिक नाम पूछ लेते हैं। कई बार आपको जैसे दे देते हैं, मान लीजिए कोई रासायनिक नाम दे दिया तो उसका पूछ लिया सूत्र क्या होगा, तो NaOH का होल टॉइस होता है जो कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। और इसकी बात करें तो यह एक उच्च कोटि का क्षार होता है, यानी कि बेस होता है, ये अम्ल नहीं है, बेस होता है, जिसे कि कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, इसको कि दाहक सोडा भी कहते हैं। तो कास्टिक सोडा इसी को कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कास्टिक सोडा क्या है तो वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि NaOH का होल टॉइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रधानमंत्री केयर्स फंड के दूसरे ट्रस्टी कौन है। देखिए अगर प्रधानमंत्री केयर्स फंड की बात करें तो रतन टाटा, केटी थॉमस और जो करिया मुंडा थे, ये 3 लोग जो है PM केयर जो फंड था उसके ट्रस्टी रहे हुए। और प्रधानमंत्री जो हैं ये PM केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री जो हैं ये भारत सरकार फंड के पदेन ट्रस्टी होते हैं। और PM केयर्स जो फंड है ये एक पब्लिक ट्रस्ट है जो कि सरकारी कोष में नहीं आता, ये आपका गवर्नमेंट नहीं है, एक पब्लिक आपका फंड है, यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PIL का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए PIL की बात करें, कई बार आप लोग सुनते होंगे कि PIL फाइल करो इसके लिए, है ना। तो PIL जो फाइल किया जाता है उसमें क्या होता है कि जब पब्लिक किसी सरकारी चीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाती है, उसके बारे में जानना चाहती है कि कहाँ पर कितना खर्च हुआ, इसके प्लान क्या थे, किस तरह इसने काम किया, तो वहाँ पर PIL फाइल किया जाता है पब्लिक के किसी भी सिटीजन यानी कि नागरिक के द्वारा, जिसे कि बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि ये पब्लिक इंटरेस्ट होता है, पब्लिक यहाँ पर इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, इसको PIL बोला जाता है फाइल करना। तो कई बार पूछ लेते हैं जनहित याचिका, जिसको बोलते हैं हिंदी में जनहित याचिका कहा जाता है। तो किसी भी उच्च न्यायालय में जो है अनुच्छेद 226 के तहत, यानी अगर आपको हाई कोर्ट में इसको करना है तो अनुच्छेद 226, सुप्रीम कोर्ट में करना है अनुच्छेद 32, यानी कि इसके तहत क्या आता है रिट जो है जारी होता है। और 1985 में यानी 1985 में क्या हुआ था कि जो जज थे न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा जनहित याचिका पेश की गई थी, यानी इसकी जो शुरुआत है PIL की वो 1985 में होती है। और शुरू करने वाले जो जज यानी कि न्यायमूर्ति थे वो PN भगवती रहे हुए थे। नेक्स्ट आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार का वर्ग का नहीं होता है। देखिए जो कैल्शियम होता है ये क्षार के वर्ग में नहीं आता है, यानी कि ये क्षार धातुओं के वर्ग में से अलग है और आवर्त सारणी के दूसरे क्षारीय मृदा धातुओं में से एक है। कैल्शियम आपका पता होगा एक तत्व होता है जिसका जो आपका सूत्र की बात करें आपका Ca होता है, परमाणु क्रमांक अगर आपसे कभी पूछ ले कैल्शियम का वो आपका 20 होता है। और क्षार तत्व जो होते हैं वो लिथियम होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया। तो इन्हीं आवर्त में आते हुए भी क्या है कि कैल्शियम क्षार धातुओं के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में SLR का पूर्ण रूप क्या। देखिए SLR क्या होता है, ये बैंकिंग से रिलेटेड एक टर्म हो गया। SLR आपका हो गया रिवर्स रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें SLR की तो ये होता है आपका स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि ये एक प्रकार का क्या होता है, एक रिजर्व रेशियो होता है जो कि वाणिज्यिक बैंकों को उधारकर्ताओं को अपना पैसा जमा करने से पहले बनाए रखने की आवश्यकता होती है। और जो SLR होती हैं उनकी दरों को जो होता है विनियमित करना भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक घटक होता है। नेक्स्ट आगे है
कि किसको अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। कौन सा ऐसा शासक हुआ जो कि अमित्र घात के नाम से जाना गया। शासक की अगर बात करें तो बिंदुसार मौर्य इसका राइट आंसर था, जो कि बिंदुसार को जो है यहाँ पर जाना गया था आपका अमित्र घात के नाम से। और अगर बात करें कि बिंदुसार किसका बेटा था, तो बिंदुसार की बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी हुई थी, और इन्होंने रखने के लिए किसको हराया हुआ था, घनानंद को हराया, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक हुआ। हराने में जो साथ देने वाले व्यक्ति थे वो थे चाणक्य, जिन्हें के कौटिल्य के नाम से जानते हैं, जिनकी एक पुस्तक भी आती है अर्थशास्त्र, जिसमें कि राजनीति के बारे में दिया हुआ है, तो उन्होंने हराया हुआ था। बाकी बिंदुसार का बेटा होता है अशोक, और अशोक से अगर संबंधित बात करें तो 261 ईसा पूर्व में क्या है कि इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा हुआ था, और कलिंग के युद्ध बाद क्या किया, युद्ध इन्होंने बिल्कुल त्याग दिया था। 269 ईसा पूर्व में क्या है, ये राजा बने हुए थे, यानी कि अपने कार्यकाल के 8 साल के बाद में इन्होंने युद्ध यानी कि अपना राज्याभिषेक पूरा छोड़ दिया था। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, कितने वर्ष बाद जो है इन्होंने त्याग दिया था। इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ I2U2। I2U2 की आपके यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो IT से आपका इंडिया इजराइल हो जाता है, I2 हो गया। यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये आपका U2 हो गया। तो ये क्या होता है कि भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा गठित एक समूह है, जिसे कि पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। और इसका जो गठन है वो 2021 में अब्राहम समझौते के बाद में समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से जो संबंध था, उन मुद्दों को जो है संबोधित करने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि चेर वंश का सिंबल क्या था। सिंबल देखिए आपका क्या होता है कि सिंबल एक तरह से आप चिन्ह समझ सकते हैं किसी का। तो यहाँ पर चेर वंश का पूछा गया था कि चेर वंश का जो यहाँ पर सिंबल क्या था, यानी कि चिन्ह क्या था, तो वो था चिन्ह धनुष, यानी कि यहाँ पर रहा हुआ था। चोर जो साम्राज्य था वो क्या था कि प्राचीन द्राविड़ जो आपके राजवंश हुए, उनमें से प्रारंभिक जो मध्ययुगीन काल में केरल के वर्तमान राज्यों और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया हुआ था। तो चेरों को जो है इन्हें केरल पुत्र भी कहा गया, जो कि यहाँ पर चेर थे, इनको केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता था। बाकी चेर जो होता था, इसके अर्थ की बात करें तो यह होता था पहाड़ की गिरावट। अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि जो चेर वंश था उसकी राजधानी क्या थी, तो वो राजधानी थी वंजी। और सबसे जो लोकप्रिय यहाँ पर शासन हुआ, यानी कि पॉपुलर जो वहाँ पर किंग हुआ है चेर साम्राज्य का, वो था सेनागुतुवन। जो सेनागुतुवन था, ये रहा हुआ था सबसे फेमस किंग, यानी रूलर जो था सबसे पॉपुलर चेर डायनेस्टी का, वो था सेनगुतुवन। और साम्राज्य का जो अंतिम शासक हुआ वो रहा हुआ था चेरमन पेरुमल। और इसका जो कूदता हुआ बाघ ये चोल था। अगर आपसे चोल वंश का कभी सिंबल पूछ लिया जाए, यानी कि चोल वंश का सिंबल क्या था, तो ये था कूदता हुआ एक बाघ बना होता था। पांड्या वंश की बात करें तो 2 मछलियां इसके चिन्ह के तौर पर बनाई जाती थी। धनुष और बाण जो था आपका वो बनाया जाता था चेर वंश के चिन्ह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था। देखिए, स्वराज मेरा जो जन्म सिद्ध अधिकार है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध जो अधिकार है वो था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया स्लोगन, यानी कि इनका अपना नारा था, जिन्होंने दिया हुआ था स्वराज मेरा जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार, इसको मैं लेकर के रहूंगा। तो इसे सबसे पहले क्या, ये जो नारा है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संगीतकार शरण रानी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। देखिए, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपके वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार पूछे जाते हैं वो फेमस होते हैं, लेकिन ये भी आपका पूछा गया MTS एग्जाम में, इसलिए बता रहे हैं आपको कि जो शरण रानी रही हुई थी, तो शरण रानी जो थी ये थी सरोद वादक, यानी कि इनका जो संबंध रहा हुआ था वो सरोद से रहा हुआ था। सरोद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सरोद आपका यहाँ पर हो गया। बाकी यह भारत की पहली महिला सरोद वादक हुई। अगर आपसे कभी इस तरह से भी स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहली महिला सरोद वादक थी वो कौन रही हुई थी, तो वो आपको यहाँ पर बता चुके हैं। और जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जो था, शरण रानी भारत के सांस्कृतिक राजदूत भी रहे हुए हैं, जिन्हें वर्ष 2000 के अंदर क्या किया गया कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि
तीसरा सर्वोच्च सम्मान होता है भारत का, और दूसरा वो पता होता है जो पद्म विभूषण होता है, वो दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है भारत का। नेक्स्ट आगे है, इस सौर मंडल जो है हमारा, यानी कि जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, उसका सबसे ठंडा ग्रह, यानी कि यहाँ पर कोल्डेस्ट आपसे यहाँ पर पूछ लिया है जो आपका प्लानेट होता है। अगर कोल्डेस्ट प्लानेट की बात कर लें कौन सा होगा सबसे ठंडा पूरे सोलर सिस्टम में, तो नेपच्यून जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे ठंडा होता है। सबसे अगर वहीं पर बड़ा यानी कि बिगेस्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिगेस्ट प्लानेट ऑफ सोलर सिस्टम पूछा जाएगा, तो फिर यहाँ पर जुपिटर यानी कि बृहस्पति का नाम आता है। और पृथ्वी के सबसे निकट अगर पूछ लिया जाए तो इससे मंगल ग्रह हो जाएगा, यानी मार्स जो है वो पृथ्वी के सबसे समीप वाला ग्रह है। और अगर बात करें यहाँ पर मार्स की, तो जो मार्स है उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। शनि की बात करें तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं। शनि यानी कि जो सैटर्न है वो किस से बना हुआ है, तो वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ एक प्लानेट है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि जयपुर शहर का जो संस्थापक था यानी कि फाउंडर ऑफ जयपुर सिटी था, हु वाज द फाउंडर ऑफ जयपुर सिटी, यहाँ पर पूछा गया। तो जयपुर जो शहर था पूरा का पूरा वो बनाया गया था महाराज जो सवाई जयसिंह रहे हुए थे थी। सवाई जयसिंह ने पूरा जयपुर शहर बसाया हुआ था। जिस तरह से क्या था कि जो सिकंदर लोधी हुआ, सिकंदर लोधी ने कौन सा शहर बसाया, तो उसने आगरा बसाया हुआ था। सवाई जयसिंह ने यहाँ पर जयपुर शहर बसाया हुआ था, और इन्होंने 1727 में ये बसाया हुआ था। अगर आपसे कभी डेट भी पूछ लेते हैं, वर्ष पूछ लिया जाता है, तो 1727 में जो है यहाँ पर जयपुर शहर की स्थापना करी गई थी, जो कि राजस्थान के कछवाहा करीबी से इनका संबंध रहा हुआ था। तो कछवाहा यानी कि सूर्यवंश के वंशज रहे हुए थे सवाई जयसिंह। नेक्स्ट आगे है कि कुमारी कमला किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इनका जो कुमारी कमला का संबंध है वो है भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम इतना प्रचलित है कि बताने की भी ज़रूरत नहीं कि ये किस राज्य का होता है, तमिलनाडु का ही होता है। कुल आपके 8 होते थे, अभी क्या है कि आपके 9 हैं। नेक्स्ट है कि अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी। देखिए अगर अनटचेबल पुस्तक की बात करी जाए कि किसने लिखी अनटचेबल, तो अनटचेबल लिखी गई मुल्कराज आनंद के द्वारा, यानी कि मुल्कराज जो आनंद थे उन्होंने अनटचेबल लिखी। इसके साथ साथ इनका क्या है कि ये पहला उपन्यास रहा हुआ था जो कि इनका पब्लिश हुआ था। और किस वर्ष हुआ था, तो ये 1935 यानी कि 1935 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। मुल्कराज आनंद का पहला नॉवल था। इसके बाद इनका कुली आता है, टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये आपका आया हुआ था। तो ये भी यहाँ पर याद रखनी है क्योंकि बुक जो है ये भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है कि दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। देखिए दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर देश पूछा हुआ है, तो देश जो होता है वो ब्राज़ील होता है। अगर आपसे कभी ये पूछे कि भारत का कौन सा राज्य है, तो फिर आपका कर्नाटक हो जाएगा। बाकी जो दुनिया में कॉफ़ी है वो सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, ब्राज़ील है। और यह 150 से अधिक वर्षों के लिए कॉफ़ी का उच्चतम जो है वैश्विक उत्पादक रहा हुआ है। ब्राज़ील के अगर बाद में बात कर लेते हैं कौन से राज्य थे, तो उसमें वियतनाम आ जाएगा, आपका कोलंबिया आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, इथियोपिया आ जाएगा। तो ये सारे के सारे आते हैं ब्राज़ील के बाद में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PVTGS। देखिए PVTGS का यहाँ पर पूछ लिया गया फुल फॉर्म। तो अगर PVTGS की बात करें तो पार्टिकुलरली वुल्नियरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होता है वो होता है PVTGS का यहाँ पर फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है कि उपन्यास त्रयी द इमोर्टल्स ऑफ मेहलुआ, द सीक्रेट ऑफ द नागास और द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास के लेखक कौन है। देखिए तो यहाँ पर एक ये कई बार पूछी जाती है, द इमोर्टल्स ऑफ मेहलुआ। तो ये पुस्तक लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। अमीश त्रिपाठी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शिव त्रयी की पहली पुस्तक भी रही हुई थी। तो इम्पोर्टल्स ऑफ जो मेलुआ यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि साई यानी कि SAI का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए SAI की बात करें तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि SAI का फुल फॉर्म होता है। अगर स्थापना की बात करी जाए तो ये कब हुआ, तो 25 जनवरी 1984 को इसकी स्थापना हुई थी, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो
2011 में कितना रहा हुआ था। तो शहरी जनसंख्या जो है 31.16% रही हुई थी, ग्रामीण जो रही हुई थी 68.8% रहा हुआ था, और तमिलनाडु जो है सबसे अधिक शहरीकृत राज्य था जिसमें कि 48.4% आबादी शहरी क्षेत्रों में थी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये 89.9% ग्रामीण आबादी के साथ सबसे अधिक ग्रामीण राज्य, जिसके बाद बिहार का स्थान आता है। तो ये था आपका 24th यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो अपने आप को करवाया। बस आपको इतना रिक्वेस्ट है कि आप कहीं ना कहीं शेयर करिए, अगर आपके फ्रेंड वगैरह हैं तो उनके साथ शेयर करिए, एंड जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि देखिए 14 ऑफ जो आपका नवंबर है आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाना है। हर एग्ज़ाम का एनालिसिस देंगे, उसकी पीडीएफ देंगे। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, जिनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। बाकी आपसे कल मिलेंगे। डू subscribe the channel, like the videos and share also, and just let's meet tomorrow. Thank you.